हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आज हम इसके टॉप 25 की जो सीरीज चल रही थी आपके लिए, आज हम इसके लेक्चर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, जो टॉप 25 की आपके लिए सीरीज चला रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो आप इसको हर एक सीरीज़ को आप अटेंड करिएगा। बाकी इसका जो चैप्टर वाइज वीडियोज़ है हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जा करके वहाँ से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं चैनल की, और बाकी टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा हमने कि प्रवर्धक की पावर गेन को डेसिबल में व्यक्त करते हैं। तो देखिए, प्रवर्धक जो होता है, एम्पलीफायर होता है, उसकी जो धारा लाभ या फिर आप पावर गेन कहते हैं, तो इसको हम किस में डेसिबल में व्यक्त करते हैं। तो फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन ने दे रखा है कि AP बराबर log 10 VO अपान VI dB, या फिर ऑप्शन बी AP बराबर 10 log 10 PO अपान PI dB, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए, पावर गेन की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज दिया गया है, तो होगा नहीं, और कोई ना कोई इसमें तो होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही सही होगा। AB बराबर 10 log 10 PO मतलब आउटपुट पावर, और PI मतलब इनपुट पावर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही इसका राइट हो जाएगा। और इसको हम डेसिबल में व्यक्त करते हैं, तो हमने डेसिबल लिख दिया यहाँ पे। तो अब दोस्तों, इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकली बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी फ़िलहाल अभी तो फार्मूला आप याद कर लीजिए, बाकी न्यूमेरिकल बता देंगे अगली वीडियो में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है कि ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज करते हैं। तो अब ट्रांसफार्मर जो कपलिंग होती है उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो ऑप्शन है पावर एम्पलीफिकेशन में, या फिर प्रतिबाधा मैचिंग में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसको हम एम्पलीफायर पावर एम्पलीफिकेशन में भी यूज़ करते हैं और प्रतिबाधा मैचिंग में भी यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, 3 देखते हैं कि क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन हो उनको भी इसका लाभ मिल पाए। तो बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है कि इम्पीडेंस मेथड सिस्टम में डेसिबल पावर गेन तथा डेसिबल वोल्टेज गेन का मान क्या होता है। अब इम्पीडेंस मेथड सिस्टम में डेसिबल पावर गेन और डेसिबल वोल्टेज गेन का मान क्या होगा। तो ऑप्शन ने दे रखा कि असमान होगा, या फिर ऑप्शन भी समान होगा, या फिर दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समान होता है डेसिबल पावर में, और डेसिबल वोल्टेज गेन दोनों का मान क्या होता है इम्पीडेंस मेथड सिस्टम में, इक्वल होता है, समान होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या है कि मल्टी स्टेज प्रवर्धकों में युग्मन की मुख्यतः कितनी विधियाँ होती हैं। तो मल्टी स्टेज यानी कि बहुचरण प्रवर्धक में जो विधियाँ होती हैं, ऑप्शन ए RC युग्मन होगा, या फिर ऑप्शन में ट्रांसफार्मर युग्मन होता है, या फिर प्रत्यक्ष युग्मन होता है, फिर ऑप्शन डी सभी होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें युग्मन की विधियों की, तो यहाँ पे RC भी होता है, ट्रांसफार्मर भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी सभी होगा। तो इसको भी आप अच्छे याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या है कि मुख्यतः प्रवर्धक की पावर गेन व वोल्टेज गेन का मान डेसिबल में व्यक्त करते हैं। तो मतलब कह रहा है कि क्या जो है प्रवर्धक की पावर गेन को और वोल्टेज गेन को हम डेसिबल में व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन ए बात सत्य है, या फिर ए बात असत्य है, और ये बात नहीं कह सकते, नहीं कर सकते, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए, डेसिबल में ही व्यक्त करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि युग्मन की कौन सी विधि सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। तो हम युग्मन की यहाँ पे जो विधियाँ दे रखी हैं, प्रत्यक्ष युग्मन, ट्रांसफार्मर युग्मन, RC यानी कि प्रतिरोध संधारित्र युग्मन, और ऑप्शन डी सभी। तो अब यहाँ पे जो युग्मन की ज़्यादा यूज़ में लाई जाने वाली विधि है यहाँ पे RC यानी कि प्रतिरोध संधारित्र है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या है कि ट्रांसफार्मर के कलेक्टर धारा का मान निर्भर करता है। तो ट्रांसफार्मर का जो कलेक्टर धारा यानी कि क्या कहते हैं CI होती है, उसका मान निर्भर करता है ऑप्शन ए एमीटर पर, ऑप्शन बी बेस धारा पर, या फिर ऑप्शन सी लीकेज धारा पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर धारा का मान हमारा लीकेज धारा पर ही निर्भर करेगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है कि ऑपरेटिंग बिंदु को शिफ्ट करने वाले कारक हैं। तो ऑपरेटिंग बिंदु को यदि शिफ्ट करना है तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन है पैरामीटर का परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, दोनों,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पैरामीटर परिवर्तन भी काफ़ी हद तक अच्छा साबित होता है ऑपरेटिंग बिंदु को शिफ्ट करने में, और ताप में परिवर्तन भी अच्छा साबित होता है। तो मतलब कहने का यहाँ पे ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो दोनों होते हैं, इसीलिए दोनों याद होने चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई एक अगर पूछ लेता है तो आप करके आएँ अच्छे क्वेश्चन। तो बाकी देखिए इसमें ऑप्शन सी दोनों ही होगा। बाकी चलिए देखते हैं 9 वाला क्या दे रखा है कि ऑपरेटिंग बिंदु को सक्रिय क्षेत्र के मध्य में ही क्यों रखते हैं। अब देखिए ऑपरेटिंग बिंदु को सक्रिय क्षेत्र के मध्य में, हम एक्टिव क्षेत्र के मध्य में क्यों रखते हैं, तो इसका कारण यही है कि ताकि वोल्टेज ना प्रवाहित हो, या फिर ताकि ऑपरेटिंग बिंदु के दोनों ओर परिवर्तन के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए, फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग बिंदु को सक्रिय क्षेत्र के मध्य रखने की, तो वजह हमारी केवल यही होती है कि ताकि जो है ऑपरेटिंग बिंदु को दोनों ओर जो है परिवर्तन के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारा क्या कहते हैं, एक प्रकार से जो क्या कहते हैं धारा जो होती है, या फिर क्या कहते हैं तरंग जो होती है, उसका जो है मान घटाते बढ़ाते रहते हैं ना, तो उनको जो जगह मिल जाए घटाने बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए ऐसा हम करते हैं, ऑपरेटिंग बिंदु को मध्य में रखते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया। चलिए 10 देखते क्या है कि ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस किस कॉन्फ़िगरेशन में अधिक होती है। तो ट्रांजिस्टर की जो इनपुट इम्पीडेंस होती है किस कॉन्फ़िगरेशन में, सीई में या फिर सीसी में या फिर सीबी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए सीई मतलब कॉमन इमीटर और सीसी मतलब कॉमन कलेक्टर, सीबी मतलब कॉमन बेस। तो इसमें जो क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन अधिक होती है हमारी सीसी यानी कि कॉमन कलेक्टर में क्या होती है, इनपुट इम्पीडेंस अधिक होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट व आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें सीई मोड की यानी कि कॉमन इमीटर मोड की, तो ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट के बीच जो फेज डिफरेंस होता है यानी कि कला जो होती है क्या होती है, 0 होगी या फिर 90 डिग्री होगी या फिर 180 या फिर 270 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि 13 वाला, कि ट्रांजिस्टर को द्विध्रुवीय कहा जाता है। तो अब ट्रांजिस्टर को जो हम द्विध्रुवीय हम क्यों बोलते हैं, बाइपोलर क्यों कहते हैं, तो इसकी देखिए वजह क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये देखा क्योंकि धारा केवल मेजॉरिटी वाह के कारण प्रभावित होती है, या फिर धारा जो होती है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के कारण प्रभावित होती है, या फिर दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे जो द्विध्रुवीय का मतलब ये आप समझिए कि द्विध्रुव मतलब धारा दो तरीके से प्रभावित हो। तो यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन और क्वार्टर मतलब दोनों सहयोग करते हैं धारा को प्रभावित करने में, तो इसीलिए इसको हम द्विपोलर बोलते हैं, द्विध्रुवीय कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम एफईटी की बात करें यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें, तो उसमें क्या होता है जो धारा होती है एक क्या होता है उसमें मेजॉरिटी होगा या फिर माइनॉरिटी होगा। तो एफईटी में एक की कारण होती है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो बाकी चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है कि एमीटर दक्षता का व्यवहारिक मान क्या होता है। तो देखिए अब एमीटर दक्षता जो होती है उसका व्यवहारिक मान जो होगा यहाँ पे ऑप्शन ने दिया गया कि 50.0 या फिर 100 या फिर ऑप्शन बी 0.9, 0.50 और सी दिया गया है कि 0.98 और 0.99 और डी इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें एमीटर दक्षता के व्यवहारिक मान की, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 0.98 और 0.99 होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो ऑप्शन सी में राइट होगा। बाकी देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है कि 15 वाला, कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर से धारा मुख्यतः प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे अगर हम पीएनपी और ट्रांजिस्टर की बात करें, एमीटर से धारा जो प्रवाहित होती है किसके कारण होती है, तो ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों के कारण या फिर होल्स के कारण या फिर दोनों के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे जो पीएनपी होता है क्या होता है, यहाँ पे अग्र बायस और रिवर्स बायस बनता है। तो जब अग्र बायस बनता है तो मतलब यहाँ पे धारा क्या होगी, होल के कारण ही प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। तो बढ़ते चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ देखते हैं क्या है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से धारा मुख्यतः प्रवाहित होती है। अब देखिए यहाँ पे एनपीएन का मतलब ये क्या बनता है, पहले एक प्रकार से रिवर्स बायस बनेगा, फिर इसके बाद अग्र बायस बनेगा। तो अब एमीटर हमारा यहाँ पे रिवर्स बायस बन जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा जो प्रवाहित होगी होल के कारण ना प्रवाहित होकर के क्या होती है, इलेक्ट्रॉन इसमें सहयोग करते हैं धारा को प्रवाहित करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और सी दोनों तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हाँ दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है 17 वाला, कि एमीटर में जंक्शन होते हैं। तो एमीटर में देखिए कितने जंक्शन होते हैं, आपको पता है कितने होते हैं। तो ऑप्शन ये दे रखा 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं या फिर 1 होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो मीटर में देखिए 2 जंक्शन होते हैं, आपको पता ही होगा कि एक होता है मीटर जंक्शन और एक होता है कलेक्टर जंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही राइट होगा, सॉरी ऑप्शन ए राइट होगा, इसमें 2 होते हैं। तो बाकी चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है 18 वाला, कि ट्रांजिस्टर में कितनी परतें होती हैं। तो ट्रांजिस्टर में जो परतें होती हैं हमारी यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है 4, या फिर ऑप्शन बी 3, या फिर ऑप्शन सी 2, या फिर ऑप्शन डी इनमें से 1। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर हमने बताया एक होता है NPN और दूसरा होता है PNP। तो अब यहाँ पे देखिए PNP यानी कि 3 नेम आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 ही परतें तो होंगी, एमीटर एक होता है और एक होता है कलेक्टर, एक होता है बेस। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन बी 3 होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दें। और जो लोग नए हैं वो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए ऐसे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है जो कि अदर किसी भी चैनल पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा देखने को। तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी देखिए 19 क्या दे रखा है कि उभयनिष्ठ आधार यानी कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का धारा लाभ होता है। तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का जो धारा लाभ होगा बीटा होगा या फिर अल्फ़ा होगा या फिर गामा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे भी आप याद कर सकते थे, बीटा बराबर होता है अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा। तो ऐसे भी होता है, जबकि हमने यहाँ पे केवल बीटा अल्फ़ा गामा लिया, इसलिए लिया क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं केवल आपको फार्मूला याद कर लेते हैं कि जो बीटा होता है 1 माइनस अल्फ़ा है, मतलब इतना होता है, और बाकी इनको ये नहीं पता रहता कि जो बीटा है अल्फ़ा है गामा है किसका किसका मतलब धारा लाभ है। तो यहाँ पे जो उभयनिष्ठ आधार कॉमन बेस है इसका जो धारा लाभ होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कि कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का धारा लाभ होता है। तो अब यहाँ पे कॉमन एमीटर की बात करें धारा लाभ की तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बीटा या फिर अल्फ़ा या फिर गामा। तो अल्फ़ा तो हमारा होता है किसका, अभी अभी मैंने बताया किसका होता है, उभयनिष्ठ आधार का यानी कि कॉमन बेस का। तो अगर यहाँ पे कॉमन एमीटर की बात करें तो इसका जो ट्रांजिस्टर धारा लाभ होगा बीटा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, तो याद कर लीजिएगा। बाकी देखिए 21 क्या दे रखा है कि उभयनिष्ठ संग्राहक यानी कि कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर का धारा लाभ होता है। तो अब कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर का जो धारा लाभ होता है क्या होता है, अल्फ़ा होगा बीटा होगा गामा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी यानी कि गामा होता है वही हमारा होता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है कि अल्फ़ा और गामा में क्या संबंध होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, अल्फ़ा और गामा में क्या संबंध होता है। तो दे रखा है ऑप्शन ए गामा बराबर 1/1 माइनस अल्फ़ा, ऑप्शन बी गामा बराबर अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा, ऑप्शन सी गामा बराबर अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा माइनस 1, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है यानी कि गामा बराबर 1/1 माइनस अल्फ़ा, तो ये हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। तो इनमें संबंध ये होता है। और बाकी देखिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा का मान मान लीजिए 30 दिया गया है, तो गामा का मान बताएं। तो गामा आप ऐसे करेंगे 1 माइनस 30 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में मान आ जाएगा। तो इसको क्या करें आप याद कर लें, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। बाकी देखिए 23 क्या दे रखा है कि बीटा और गामा में क्या संबंध होता है। तो बीटा और गामा में क्या संबंध होगा, तो ऑप्शन ए देखा गामा बराबर 1 प्लस बीटा, या फिर ऑप्शन बी बीटा बराबर गामा माइनस का 1, या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब यहाँ पे बीटा और गामा जो संबंध होगा ऑप्शन ए होगा और ऑप्शन बी दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम गामा बराबर 1 प्लस बीटा की बात करें तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, गामा में से 1 घटा दो तो बीटा का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मतलब इसको हम मॉडिफाई करके इस प्रकार से लिखें तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 तो हो गया। 24 देखते हैं क्या है कि एलईडी का पूरा नाम क्या है। तो एलईडी जो होता है उसका पूरा नाम क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा डायोड या फिर प्रकाश उत्सर्जक डायोड, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे हम एलईडी की बात करें तो लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड नाम होता है पूरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो कि इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है कि एलईडी बनाने में यूज़ करते हैं। एलईडी बनाने में किसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन ए जीएएस का, या फिर ऑप्शन बी जीएपी का, या फिर ऑप्शन सी जीएएसपी का, या फिर ऑप्शन डी सभी का। तो एलईडी बनाने में यहाँ पे हम सभी का यूज़ करते हैं, जीएएस का, जीएपी का और जीएएसपी का। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी सभी होगा। और दोस्तों देखिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दें। और बाकी जो लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे जो है हर एक प्रकार की जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो भी अपडेट कराते रहते हैं। बाकी इस पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि जो कि अदर चैनल पर नहीं कराई जा रही है, आप देख भी सकते हैं।
बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक।